हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशन माय एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस एंड टेक के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। फर्स्टली हम स्पेस एंड टेक के देखेंगे, बाद में एक वीडियो लेक्चर के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डिफेंस टेक और जो भी डिजीज़ वगैरह न्यूज़ में थी उन सभी को कवर करेंगे। जो स्पेस टेक है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा डोमिनेशन में मिलता है हमें, सो वी आर फोकसिंग फर्स्टली ऑन द पार्ट 1 स्पेस टेक्नोलॉजी करंट अफेयर। तो जीएस पेपर 3 में आपका ये पार्ट आ जाएगा। आपको ना सिर्फ प्रीलिम्स में हेल्प करेगा बट ऑल्सो इट विल हेल्प यू इन मेंस एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट करंट अफेयर। सो आपने रिसेंटली एक्सरे पोलैरीमीटर के बारे में सुना होगा, तो पहले तो इसका एम समझ लो कि इसका मेन फोकस किस चीज़ पे रहेगा, इसका पर्पस क्या है। तो जितने भी आपके एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं आपकी गैलेक्सी के अंदर, जिसका नाम है मिल्की वे, तो उसके बारे में स्टडी करेगा। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ क्या होती हैं, जैसे आपने सुना होगा न्यूट्रॉन स्टार्स, तो न्यूट्रॉन स्टार्स को स्टडी करेगा। फिर आपने सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बारे में सुना होगा, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, ये सारी स्टडी करेगा कौन, हमारा एक्सरे पोलैरीमीटर। एक्सरे पोलैरीमीटर, दो तीन चीज़ें आपको इसके नाम से ही क्लियर हो जानी चाहिए, दैट इज़ एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। तो एक तो ठीक है सैटेलाइट है, दैट इज़ द वन थिंग, एक्सपोसैट भी जिसको बोला जाता है। इसमें एक डिवाइस लगा हुआ है जिसको कहते हैं पोलैरीमीटर। आपकी सैटेलाइट की शेप कुछ ऐसे देखने को मिलती है, यहाँ पे लेग्स लगी होती हैं जिसकी हेल्प से वो स्टैंड भी कर सकता है कहीं पे या फिर मूव करता रहता है बाय क्लोजिंग दैम, दैट इज़ द सेपरेट थिंग। बट इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पोलैरीमीटर। इस तरह से एक सेमी सर्कुलर सा डिवाइस लगा हुआ है जिसको कहते हैं पोलैरीमीटर। अब पोलैरीमीटर क्या करता है, मान लो को कितनी मर्जी रेडिएशंस आ रही हैं इसके ऊपर, कितनी मर्जी, ये हमें एक डिज़ायर्ड रेडिएशन देगा इस तरह से। और वो डिज़ायर्ड रेडिएशन हम कौन सी ले रहे हैं, तो दैट इज़ एक्सरे। उसके अलावा कौन कौन सी रेडिएशंस आपको मिलती हैं, तो रेडियो वेव्स आती हैं, एक निमोनिक होता है, इसके लिए आप निमोनिक याद कर सकते हो, दैट इज़ रशियन मैन इन vicinity hospital under एक्सरे एंड गामा रेज। तो इस निमोनिक से आप सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद रख सकते हो। कौन कौन सी आ जाएंगी, रेडियो वेव्स आ जाएंगी, माइक्रोवेव्स आ जाएंगी, इंफ्रारेड आ जाएंगी, विजिबल आती है आपकी, यूवी आ जाती है, देन एक्सरे आती है एंड फाइनली गामा आती है। गामा के बाद एक और आ जाती है जिसको कहते हैं कॉस्मिक रेज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक रे। जो ये आपकी रेडियो वेव्स होती हैं, सिर्फ इसके बारे में आपको याद रखना होता है, बाकी सारा उल्टा पुल्टा ही करना होता है। तो रेडियो वेव ऐसी वेव होती है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी, हाईएस्ट। तो इसका मतलब है जो आपकी कॉस्मिक रेज हैं लास्ट में जाके, इनकी वेवलेंथ सबसे कम मिलेगी। वहीं पे वेवलेंथ के बाद आपको जो इसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लोएस्ट मिलती है, ठीक है। तो और फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के, तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, लोएस्ट, ठीक है। तो आप जो कॉस्मिक रेज में लिखोगे जाके, या फिर यहाँ पे केस पढ़ रहे हैं एक्स रे का, तो यहाँ पे वेवलेंथ हाई होगी, ठीक है, सॉरी वेवलेंथ यहाँ पे लो होगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हाई होगी एंड एनर्जी भी यहाँ पे हाई मिलेगी। वैसे ही सेम केस इज़ विद द कॉस्मिक रे। तो सबसे ज़्यादा जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो कॉस्मिक रेज की मिलती है, एनर्जी भी किसकी सबसे ज़्यादा मिलेगी, तो कॉस्मिक रेज की, और वेवलेंथ यहाँ पे सबसे कम मिलेगी, आपको सबसे कम मिलेगी वेवलेंथ, ठीक है। तो आज का जो फोकस रहेगा दैट इज़ ऑन द एक्सरे एज वेल एज द कॉस्मिक रेज। पोलैरीमीटर क्या करता है, जब पोलैरीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ऊपर ये सारी रेडिएशंस आ रही होंगी, रेडियो, माइक्रो, आईआर सारी, पर ये क्या करेगा, हमें फिल्टर आउट करके एक रे दे देगा जिसका नाम है एक्सरे, ठीक है। तो ये जो एक्सरे पोलैरीमीटर है जिसको एक्सपोसैट बोला, तो ये क्या करेगा, ये जैसे हमारे गैलेक्सी के अंदर जो भी ये कॉस्मिक रेज हैं, यूनिवर्स बोल सकते हो आप, तो जो कॉस्मिक रेज हैं दे आर हाई एनर्जी रेडिएशंस, ठीक है। तो उनको फिल्टर आउट करके हमें क्या दे देगा, एक्स रेज। तो एक्स रेज के बारे में फिर हम स्टडी करेंगे कि ये जो भी न्यूट्रॉन स्टार्स हैं और ब्लैक होल्स हैं ये कैसे बने थे, इनका क्या रोल था इन मेकिंग द अर्थ। तो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के एविडेंसेस भी हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे इन ब्लैक होल से, सुपर मैसिव ब्लैक होल से, ठीक है। तो पोलैरीमीटर ने क्या किया, हमें एक फिल्टर करके
हमारे पास रेडिएशन दे दी। तो दैट वाज अबाउट द एक्सपोसेट। अगर ओवरऑल देखें तो दिस इज एक्सपोसेट, एक्सरे पोलैरीमीटर। तो कौन सा ये मिशन था? तो ये था C58, PSLV C58 के थ्रू ये करा गया है। PSLV C58। अगर आपको PSLV C58 के बारे में पूरी डिटेल देखनी है, यानी कि हमारा कैसे कैसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, देन ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, फाइनली PSLV आया, एंड देन GSLV की सीरीज स्टार्ट होती है, वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है एक पूरे बेसिक टर्मिनोलॉजीज के अंडर। वो आप वहाँ से कवर कर सकते हो, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बट यहाँ पे शॉर्टकट में बता देती हूँ, जो PSLV होता है आपका, ये 4 स्टेज व्हीकल होता है। 4 स्टेजेस का क्या मतलब होता है? इसकी जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज होती है उसमें सॉलिड प्रोपेलेंट होता है, सॉलिड फ्यूल प्रेजेंट होता है, और जो सेकेंड एंड फोर्थ वाली स्टेज होती है वहाँ पे लिक्विड प्रोपेलेंट होता है। ठीक है, इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट होता है या फिर लिक्विड फ्यूल होता है। तो दैट इज़ PSLV C58 के थ्रू ये कैरी करा गया। इसके अलावा लॉन्च, क्या ये पहला है पूरे वर्ल्ड में? तो नो, नासा ने एक IXPE करके, जिसको बोला जाता है एक्सरे पोलैरीमीटर एक्सप्लोरर, 2021 में लॉन्च किया था। तो नासा तो फर्स्ट आ जाता है एक्सरे पोलैरीमीटर टाइप की सैटेलाइट को लॉन्च करने में। नासा इज़ द फर्स्ट। इंडिया का रैंक अब सेकंड आ चुका है अगर वर्ल्ड में देखें। और अगर इंडिया की बात करें तो हमने ये फर्स्ट टाइप का एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो USA फर्स्ट पे है, इंडिया सेकंड पे आ जाता है इन वर्ल्ड। तो किस किसने किया है? तो इसरो और साथ में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI विच इज़ लोकेटेड इन बेंगलुरु। तो इन दोनों ने पार्टनरशिप में इसको लॉन्च करवाया है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें थी। अब इसमें 2 पेलोड्स लगे हुए हैं ओवरऑल अगर देखें, एक है पॉलिक्स, एक है स्पेक्ट। इनको अभी बिना फुल फॉर्म्स के अगर पढ़ें तो क्या क्या इनके पर्पज़ है वो देख लो। जैसे USA का था IXPE, उसके अंदर लगा हुआ था एक टेलीस्कोप, स्टेट आर्ट ऑफ स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, उसमें टेलीस्कोप लगा हुआ था। एनीवेज, इसके बाद हम देखेंगे अपनी एक्सपो सैटेलाइट के पेलोड्स क्या क्या हैं। तो अगर 2 साइंटिफिक पेलोड्स की बात करें तो एक लगा है पॉलिक्स और दूसरा लगा है स्पेक्ट। पहले तो यहीं से इनका फंक्शन याद कर लो। पॉलिक्स जो है ये क्या करेगा? ये मेजर करेगा डिग्री एंड एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, डिग्री एंड एंगल ऑफ पोलराइजेशन ये करेगा मेजर पॉलिक्स। जो भी एंगल बनाएगी रेडिएशंस वो सारे कौन मेजर करेगा? तो वो आपका पॉलिक्स करेगा। देन स्पेक्ट की अगर बात करें तो जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्फॉर्मेशन है। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्फॉर्मेशन क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्फॉर्मेशन मतलब कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही हैं, एंड कितनी रेडिएशन एमिट हो रही हैं। ठीक है, कितनी रेडिएशन एमिट हो रही है। तो एब्जॉर्प्शन और जो एमिशन हो रहा है रेडिएशंस का वो कौन स्टडी करेगा? वो करेगा आपका स्पेक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट से पॉइंट थे कुछ, इनको ध्यान में रखना, पॉलिक्स एंड स्पेक्ट। नाउ एक्सपेंशन देख लेते हैं इनकी। तो 2 साइंटिफिक पेलोड लगे हुए हैं एक्सपोसेट के अंदर, एक्सरे पोलैरी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग जिसको स्पेक्ट बोला, एंड पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे जिसको पॉलिक्स बोला। दोनों ही कहाँ पे डिप्लॉय करे जाएंगे? तो लो अर्थ ऑर्बिट। मैंने आपको ऑर्बिट्स के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। जब भी हम लो अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं तो इसका मतलब 50 से लेके 2000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, सो ये हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी में कवर करा था, एक बार वो लेक्चर देख लेना, आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। देन पोलिक्स के बारे में देखें अगर, पोलिक्स पेलोड जिसकी फुल फॉर्म है पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज। ये क्या करेगा? जो भी पोलैरीमीट्रिक पैरामीटर्स है, मतलब जो भी डिग्री एंड एंगल होगा पोलराइजेशन का इन फोटोन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स यानी कि ब्लैक होल से या फिर न्यूट्रॉन स्टार से, तो उनको स्टडी करेगा। यानी कि जो भी एंगल फोटोन बनाएंगे। फोटोन क्या होते हैं? तो आपके ये स्मॉल पैकेट होते हैं। किस चीज़ के स्मॉल पैकेट होते हैं? तो दे आर द स्मॉल पैकेट ऑफ लाइट। ठीक है, आइंस्टाइन वगैरह ने जब ये एक्सपेरिमेंट्स करे थे तो उन्होंने बोला था कि जो लाइट होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में चलती है, और उन पैकेट को एक नाम दे दिया था, दैट वाज फोटोन। और वहीं पे स्पेक्ट पेलोड क्या करेगा? तो जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा है उसके बारे में स्टडी करेगा एक्सरे। तो जहाँ से भी ये ओरिजिनेट कर रहा है फ्रॉम द हाई एनर्जी सोर्सेज। अगेन कौन कौन से हाई एनर्जी सोर्सेज? जैसे कि आपके ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार, ओवरऑल आप बोल सकते हो एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज। ठीक है जी, तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्सरे के अंदर क्या क्या पेलोड्स यूज़ हुए तो वो सारा स्टडी करेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं
रेलिवेंस क्या है, तो जो भी एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज हैं यानी कि ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार और इवन जो गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, पल्सार, विंड नेब्यूले होते हैं। नेब्यूले आपने देखा होगा ज्योग्राफी के अंदर कि न्यूट्रॉन यानी कि जब स्टार की साइकिल ख़त्म हो रही होती है तो ये नेब्यूले वगैरह बन रहे होते हैं पहले। तो इनके बारे में स्टडी करना, इनके कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करना और स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड टाइमिंग मेजरमेंट करना विद पोलैरिमेट्रिक ऑब्जर्वेशन। ओवरऑल आपको इसके 2 पेलोड याद रखने हैं, वन इज स्पेक्ट एंड सेकेंड वन इज पॉलिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है ये जो स्पेक्ट और पॉलिक्स है, स्पेक्ट एंड पॉलिक्स हैं, ये कौन से मिशन से रिलेटेड हैं, तो ये आपके एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट से रिलेटेड है। तो PSLV ने अभी आपकी अपनी 60th फ्लाइट भरी जिसमें ये सक्सेसफुल नंबर C58 इसका सक्सेसफुल था। और PSLV 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल होता है जिसमें सेकेंड और थर्ड वाली स्टेज में लिक्विड फ्यूल होता है, सॉरी सेकेंड एंड फोर्थ में, ऐसे याद रखो, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर में आ जाता है लिक्विड एंड फर्स्ट एंड थर्ड में आता है सॉलिड। पक्का से बेसिक टर्मिनोलॉजी कर लो तो आपको ये क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो डिफरेंट ऑर्बिट्स में ये हमारी सैटेलाइट्स को प्लेस कर सकता है। PSLV इस बार एक एक्सपेरिमेंट करा गया है इसके साथ जिसको बोला गया है पोएम-3। हमारे अर्का और ध्रुवा को इसने कैरी करा है साथ में। अभी देखेंगे ये अर्का और ध्रुवा क्या चीज़ें हैं, तो इनको भी कैरी करा है साथ में। तो इस वजह से बोला कि एक चीज़ और लेके गया था एक्सपो सैटेलाइट के अलावा, तो इसी वजह से इसको बोला गया PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3। तो पोएम-3 एक्सपेरिमेंट फर्दर सपोर्ट करेगा इन स्पेस और इसरो को इन ऑर्डर टू अचीव दियर फर्दर गोल्स इन कैरिंग द पेलोड्स। ठीक है, पोलराइजेशन आपने देख ली क्या होती है। तो मल्टीपल जब रेडिएशंस आती हैं उनको एक रेडिएशन में कन्वर्ट करना यानी कि पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना, दैट इज नोन एज पोलराइजेशन। क्या क्या चीज़ें स्टडी करेगा वो हम देख चुके। सेकंड देखते हैं ऑसिरिस अपेक्स, जो कि नासा का मिशन है। कब लॉन्च हुआ था, काफ़ी पहले 2016 के आसपास लॉन्च हुआ था, बट न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज ये सैंपल लेके आया। ठीक है, इसका जो ये कैप्सूल है वो सैंपल लेके आया है। और कहाँ से लेके आया है, तो एक एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड का नाम क्या है, बेनू। ठीक है, एस्ट्रॉइड का नाम है बेनू। बेनू जो है ये आपका B टाइप का एस्ट्रॉइड है। B टाइप के एस्ट्रॉइड का मतलब है यहाँ पे जो कार्बन का कंटेंट है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म देख लो, ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगुलिथ एक्सप्लोरर। तो ये सैंपल लेके आया है। नासा ने कहा था अगर 60 ग्राम सैंपल भी ले आया तो हम इस मिशन को सक्सेसफुल मानेंगे, पर ये काफ़ी ज़्यादा सैंपल लेके आया है, दैट इज़ 250 ग्राम्स। ठीक है, तो सैंपल की वजह से न्यूज़ में था। एस्ट्रॉइड का नाम याद रख लेना, बेनू नाम का एस्ट्रॉइड है। इसके बाद स्पेस टेक स्टार्टअप्स जो इंडिया के अंदर चल रहे हैं सीड स्कीम के अंदर, उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लो। तो इन स्पेस की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसको बोला जाता है इन स्पेस। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जितने भी स्टार्टअप इंडिया के अंदर डेवलप हो रहे हैं, ताकि उनको और बूस्ट किया जा सके और गवर्नमेंट भी साथ में कोलैबोरेटेड रहेगी। बिकॉज जो स्पेस टेक इंडस्ट्री है इसमें लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो प्राइवेट इन्वेस्टर काफ़ी कतराते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से। बट एनीवेज काफ़ी सारे स्पेस टेक स्टार्टअप्स आपको अब देखने को मिलेंगे, जैसे कि अग्निकुल कॉस्मोस, स्काई रूट एरोस्पेस, सेट श्योर, पिक्सेल, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस एंड ध्रुवा स्पेस। सबसे पहले अग्निकुल कॉस्मोस की अगर बात करें तो अग्निकुल कॉस्मोस क्या करेगा, ये करेगा ऑन डिमांड सप्लाई, यानी कि कोई भी लॉन्चिंग, कोई कंपनी चाहती है हमारी एक पर्टिकुलर सैटेलाइट हो, तो जब जैसे ही डिमांड आएगी तो वैसे ही ये लॉन्च ऑन डिमांड ऑर्बिटल क्लास रॉकेट बना देंगे, जो कि 100 किलो तक का बर्डन उठा सकता है अप टू द लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि अर्थ के सरफेस से 50 से लेके 2000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे ये कैरी कर सकता है। कितना वेट, 100 kg। तो जैसे ही डिमांड आएगी दे विल स्टार्ट टू मेक अ रॉकेट विद इन फ्यू डेज। तो इन्होंने अग्निकुल कॉस्मोस ने एक एग्रीमेंट भी साइन करके रखा है विद इसरो अंडर इन स्पेस। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टार्टअप। दूसरे स्टार्टअप की बात करें तो स्काई रूट एरोस्पेस की बात करेंगे। स्काई रूट जो है आपका ये फर्स्ट इंडियन स्टार्टअप है जो कि प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च करेगा फ्रॉम द इंडिया। तो फर्स्ट प्राइवेट स्टार्टअप कौन सा है इंडिया का, वो है आपका स्काई रूट। देन आता है सेट श्योर। सेट श्योर क्या करेगा, जो भी रिमोट सेंसिंग, मशीन लर्निंग और डाटा एनालिटिक्स सॉल्यूशन से ओरिएंटेड सैटेलाइट्स है उनको लॉन्च करेगा। किस किस फील्ड में हेल्पफुल रहेंगी, एग्रीकल्चर हो गया आपका, बैंकिंग हो जाएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज इशू आ जाएंगे,
इन सब में। थर्ड के बाद फोर्थ आता है आपका पिक्सेल। पिक्सेल हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाएगा, एक नेटवर्क बनाएगा, और इसको जो फंडिंग मिली हुई है वो फॉरेन से आई है, अल्फ़ाबेट इंक्लूसिव गूगल। देन बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के अगर बारे में देखें तो बेलाट्रिक्स जो है ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड स्टार्टअप है जिसने हॉल इफेक्ट थ्रस्टर को चेक कर लिया है। और ये हॉल इफेक्ट थ्रस्टर क्या चीज़ है, जो नीचे फोर्स प्रोवाइड करेगी, जब रॉकेट की लॉन्चिंग होगी तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड करेगी। नाम क्या रखा, अर्का। और एक और चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है वो है ग्रीन प्रोपल्जन सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस ग्रीन प्रोपल्जन सिस्टम, यानी कि पॉल्यूशन कम से कम क्रिएट हो, तो ये प्रोपल्जन सिस्टम का नाम दिया गया है रुद्रा। अब ये, अच्छा मैंने ध्रुवा बोल दिया पीछे, सॉरी फॉर दैट। तो ये जो अर्का और ध्रुवा हैं इन दोनों का नाम याद रखना है। ये जो आपका पोएम 3 एक्सपेरिमेंट करा गया है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो, यहाँ पे मैंने ध्रुवा बोल दिया था आपको, हाँ यहाँ पे ध्रुवा नहीं है, वो आएगा आपका रुद्रा की बात हो रही थी। तो पोएम 3 के थ्रू इनको कैरी करा गया, जब एक्सरे पोलैरीमीटर को लेके गए तो इनकी भी टेस्टिंग करी गई है। तो बोथ अर्का एंड रुद्रा वर ऑन बोर्ड ऑन इसरोज PSLV C58 मिशन, यानी कि पोएम 3। ध्रुवा स्पेस, ये नेशनल अवार्ड विनिंग स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है। इनका पूरा फोकस है कि स्पेस इंजीनियरिंग सॉल्यूशन हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकें। नाउ बात आती है चंद्रयान 3, दैट इज़ हमने लैंडिंग करी है मून के साउथ वाले पोल पे। तो साउथ पे हमने फर्स्ट टाइम लैंडिंग करी, और इसके अलावा हम 4th कंट्री बन चुके हैं इन टर्म ऑफ लैंडिंग ऑन द सेफ लैंडिंग ऑन मून। तो ऑब्जेक्टिव क्या है चंद्रयान 3 के, तो चेक करना कि क्या वहाँ पे वाटर आइस प्रेजेंट है जो कि ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट कर सकती है इन फ्यूचर। ऑल्सो जो प्रोपेलेंट्स हैं उनकी सप्लाई करना इन स्पेस क्राफ्ट, ताकि वहाँ से हम इंटरप्लानेटरी मिशंस कैरी ऑन कर सकें, जैसे कि मार्स के ऊपर अगर कुछ भेजना है, ठीक है, वेनस के ऊपर कुछ भेजना है, तो वो सारे मिशन कहाँ से करेंगे, डायरेक्टली हम फ्रॉम द मून। पर पहले चेक करना पड़ेगा क्या वो प्रोपेलेंट को टैकल कर सकता है या नहीं। इसके अलावा सेफ़ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी ल्यूनार सरफेस पे, बिकॉज अगर आपको याद हो 2008 में हमने करा था अपना चंद्रयान 1, 2019 में हमने करा चंद्रयान 2, लैंडिंग में ही दिक्कत आई थी, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, और 2023 में हमने करा चंद्रयान 3। और दूसरा रोविंग करवानी है मून से, तो आपने वो वीडियोस देखे होंगे, इस तरह से लैंडर था विक्रम, और इसके अंदर से रोवर निकल के आया था, एक ट्रैक बना हुआ था, टायर्स की हेल्प से रोवर बाहर निकल के आया, ठीक है। सो पेलोड्स लगे हुए हैं लैंडर के अंदर, और इस रोवर के अंदर, लैंडर के अंदर आपको 4 पेलोड्स मिलेंगे एंड रोवर के अंदर आपको 2 पेलोड्स मिलेंगे। अभी स्टडी करते हैं क्या क्या देखेंगे। तो रोवर क्या करेगा, इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेगा, जो भी मून के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने हैं वो सारे कौन परफॉर्म करेगा, आपका रोवर। मैनूवरिंग आपको इस तरह से मिलेगी, पहले अर्थ के अराउंड ऑर्बिट हुई इस आपका चंद्रयान 3, और जब ऑर्बिट करते करते एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ से ईजिली ये मून के ऊपर पहुँच सकता था, तो फिर मून के ऊपर मैनूवर कर गया। EBN का मतलब होता है अर्थ बाउंड मैनूवर, अर्थ बाउंड मैनूवर। तो ये N रिप्रेजेंट करता है नंबर, पर इसका मतलब क्या होता है, अर्थ बाउंड मैनूवर। ये जो गोल गोल घूम रहा है ना, एक्लिप्टिकल फॉर्म में जो घूम रहा है, इसको बोलते हैं अर्थ बाउंड मैनूवर। तो ये आपका आ जाता है चंद्रयान 3। उसके बाद प्रोपल्जन मॉड्यूल की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें मेनली लगी हुई थी, दैट वाज द वन वाज लैंडर एंड सेकंड वाज द रोवर, ठीक है। प्रोपल्जन मॉड्यूल यानी कि फ्यूलिंग की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें कैरी करके चल रहा था, वन इज़ द लैंडर एंड सेकंड इज़ रोवर। तो कहाँ तक लेके जाना था, 100 किलोमीटर ल्यूनार ऑर्बिट तक लेके जाना था। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पेलोड लगा हुआ है जिसको बोलते हैं शेप, और इसकी फुल फॉर्म आ जाती है साइंटिफिक पेलोड, जिसको बोला स्पेक्ट्रोपोलैरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। तो अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टडी करेगा। शेप पेलोड विल कंडक्ट नॉवेल स्पेक्ट्रोपोलैरीमेट्रिक स्टडीज़ ऑफ अर्थ, यानी कि जो भी रेडिएशन आ रही है फ्रॉम द मून सरफेस उनके बारे में स्टडी करेगा ये शेप पेलोड, ठीक है। ऑल्सो जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं हमारे गैलेक्सी के अंदर उनको भी ये देखेगा। लैंडर मॉड्यूल की बात करें तो उसका नाम है विक्रम, एंड रोवर की बात करें तो वो है प्रज्ञान। नाम इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ पे ये लैंडर
जहाँ पे ये रुका, जहाँ पे ये लैंड हुआ, जहाँ पे इसने अपने आप को प्लेस किया, वहाँ पे वो जो क्रेटर बना है उस पॉइंट को बोल दिया शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट। और चंद्रयान 2 का पॉइंट जो था वो था तिरंगा, ठीक है। तो ये शिव शक्ति पॉइंट है। तो इन्होंने अभी सेफ़ लैंडिंग करी है, तो लैंडर मॉड्यूल ने सॉफ्ट लैंडिंग करी है यूजिंग ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस, जिसको ALS भी बोला गया है। यहाँ पे लैंडर ने क्या किया, अपनी थ्रस्ट प्रोड्यूस करी और मैनूवर करा और फाइनली लैंड हो गया ऑन द सेफ साइड। ड्रॉवर ने रोविंग करी, ऊपर से लैंडर के अंदर से निकला और बाहर सरफेस के ऊपर आ गया। अब जितने भी इन सीटू केमिकल एनालिसिस हैं, कैसे कैसे केमिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, मिनरल्स कौन कौन सी प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, इन सभी को स्टडी करेगा हमारा रोवर जब तक इसकी मिशन लाइफ रहेगी। टोटल लाइफ स्पैन देखिए अगर मिशन का, लैंडर और रोवर का, तो 14 अर्थ डेज के इक्वल रहेगा। लैंडर एंड रोवर के अंदर साइंटिफिक पेलोड्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करेंगे। कितने हैं, तो लैंडर पेलोड के अंदर मैंने आपको बताया 4 पेलोड हैं, वहीं पे रोवर के अंदर 2 पेलोड्स हैं। फर्स्टली देखो राम्भा, राम्भा की फुल फॉर्म आ जाती है रेडियो एनाटमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ये स्टडी करेगा जितना भी प्लाज्मा डेंसिटी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं ल्यूनार सरफेस यानी कि मून के सरफेस पे। अब ये प्लाज्मा क्या है, तो जब आप स्टेट ऑफ मैटर्स देखते हो तो 3 स्टेट ऑफ मैटर्स आप सभी को पता होती हैं, वन इज सॉलिड, दूसरा आता है लिक्विड और तीसरा आ जाता है गैस। एक 4th स्टेज भी होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, और एक 5th भी होती है जिसको बोलते हैं BOC, ठीक है। ये इसके बारे में आप BEC के बारे में आप पढ़ते नहीं, बोस आइंस्टाइन कैंडलस्टीन बोलते हैं इसको। तो ये 4th स्टेज जो प्लाज्मा है उसके बारे में स्टडी करेगा राम्भा, रेडियो एनाटमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। फिर आता है चेस्ट। चेस्ट की फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट क्या करेगा, इट विल कैरी आउट द थर्मल ट्रेट्स ऑफ मून्स फ्रिजिड पोलर जोन। अब देखो थर्मो का मतलब होता है, जब भी थर्मो कहीं पे आ जाता है तो टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो दिन के टाइम पे जब लाइट रिसीव हो रही होती है मून को, तो वहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है 50 डिग्री टू 54 डिग्री सेल्सियस तक। वहीं पे रात को -203 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वो जो थर्मल ट्रेट्स हैं, टेम्परेचर के चेंजेस हैं, उनको स्टडी कौन करेगा, चेस्ट। इसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है फॉर द ल्यूनार सिस्मिक एक्टिविटी। ये मेजर करेगा जितनी भी सिस्मिक एक्टिविटी, जैसे अर्थ क्वेक होता है ना अर्थ पे, तो ऊपर मून क्वेक्स होते हैं जिनको बोल देते हैं कि सिस्मिक एक्टिविटी हमें मून के अंदर भी देखने को मिलती है और नाम दे दिया जाता है मून क्वेक। कौन स्टडी करेगा, तो इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनार सिस्मिक एक्टिविटी। फिर आता है लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, LRA, लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ये स्टडी करेगा जो भी मून के अंदर मूवमेंट्स हो रही हैं उन सभी को, टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ मून सिस्टम। इसके बाद आते हैं रोवर के क्या क्या पेलोड्स हैं, तो 2 हैं, AP एक्सेस और लिब्स। AP एक्सेस और लिब्स। AP एक्सेस का मतलब है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, मतलब जो भी सॉलिड और रॉकी केमिकल कॉम्पोजिशन है, मिनरल प्रेजेंट है अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो कौन स्टडी करेगा, तो आपका अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। उसके बाद लिब्स आता है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये एनालाइज करेगा जितनी भी एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है एनरिचिंग द ल्यूनार जियोलॉजिकल इनसाइट्स, ठीक है, ये सारा स्टडी करेगा। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, तो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद हमें इवोल्यूशन भी तो शो करना है ना कि हमने इम्प्रूवमेंट्स करी हैं, तो प्रीवियस अचीवमेंट के बेसिस पे ये एक और अचीवमेंट हमें देखने को मिलती है। फ्यूचर ल्यूनार एक्सप्लोरेशन, आपको पता है हम मैंड मिशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मैंड मिशंस का मतलब है, 1 सेकेंड, मैंड मिशन का मतलब है, आपको पता है हम ह्यूमन बीइंग्स को भेजने की ट्राई कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया, गगनयान जिसके लिए आ रहा है, तो वी आर फोकसिंग कि हम चांद के ऊपर भी फिर इंसान को भेजेंगे। और इवन हमें ये भी चेकआउट करना है कि क्या वहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस हो सकती है, क्या वहाँ पे ह्यूमन सर्वाइवल हो सकता है, तो फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए वो भी देख रहे हैं। तो जाक्सा के साथ हमने कोलैबोरेट करा है एक मिशन जिसका नाम है ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये है ल्यूपेक्स। तो जाक्सा इज़ द जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ल्यूपेक्स हमने किसके साथ कोलैबोरेट करा है, तो एक तो इसरो आ जाएगा और दूसरी यहाँ पे जो एजेंसी है वो है जाक्सा।
इन दोनों ने मिलके करा है। ये चंद्रयान 4 इसका नाम आप बोल सकते हो। और क्या बोला है इसको, ल्यूपेक्स यानी कि ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो इसको फर्दर आप देख सकते हो कि हमारा थ्रू आउट द वर्ल्ड भी एक नाम बन रहा है। यूथ को एंथुसियास्टिक बनाना है कि वो भी स्पेस टेक में हिस्सा लें, और दूसरा ल्यूनार सरफेस की एक्सप्लोरेशन करनी है, कैसे केमिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, रॉक्स के अंदर कौन कौन सी केमिकल कॉम्पोजिशन है, अपने काम की क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब देखना है बाय दिस चंद्रयान 3 और जो अपकमिंग मिशंस होंगे। चंद्रयान 3 जो होगा क्या क्या डिस्कवरी करेगा, मून क्विक्स के बारे में अंडरस्टैंड करेगा, जो भी अंडरग्राउंड हीट है उसको स्टडी करेगा, फिर जो क्रस्ट और मेंटल वाला पार्ट है मून का, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है उनको स्टडी करेगा, ल्यूनार की जियोलॉजी जो भी फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेगा, रिसोर्सेज क्या प्रेजेंट हैं और सेलेस्टियल बॉडीज़ का क्या कनेक्शन है विद दिस ल्यूनार मिशन, उन सभी को स्टडी करेगा। तो उसके बाद आता है बूस्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी तभी आएगी ना अगर सक्सेसफुल होंगे मिशंस। तो अभी आपने देखे स्टार्टअप बहुत सारे शुरू हो चुके हैं, आपका अग्निकुल, कॉस्मोस, ये क्यों आ रहे हैं अब आगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इसरो ने कितनी ज़्यादा सक्सेस अचीव कर ली है इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक। नाउ दे आर नॉट हेजिटेटिंग कि हमें भी इस फील्ड में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। ठीक है, सो जॉब क्रिएशन, जॉब भी काफ़ी ज़्यादा बूम हुई है, 100 ऑफ जॉब्स जो हैं यहाँ से क्रिएट हो रखी हैं। सो इंडीड काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल फील्ड है, सो जॉब कम होंगी इफ़ कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स। ठीक है, देन आते हैं सेलाम कॉन्टैक्ट बाइनरी सैटेलाइट के ऊपर। तो पहले तो बाइनरी सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे 0-1 तो आप देखते हो बाइनरी सिस्टम में, क्यूबिट में भी आपने देखा, बट यहाँ पे बाइनरी सिस्टम क्या है, तो जब भी दो स्पेस बॉडीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जुड़ी होती हैं पर सिंक में घूम रही होती हैं, ठीक है, एक पूरा कोलैबोरेशन बना के स्पेस के अंदर जेंटली प्लेस होती है एक दूसरे के अगेंस्ट है पर सिंक में चल रही होती हैं, तो दैट इज़ द बाइनरी सिस्टम। तो हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक सैटेलाइट जो कि एस्ट्रॉइड दिनकिनेश इज़ द नेम ऑफ एस्ट्रॉइड, तो इसके अराउंड एक सैटेलाइट मिली है जिसका नाम रखा है सेलेम। सेलेम का मतलब होता है पीस। तो नासा का ल्यूसी मिशन है, उसी के थ्रू इसको डिस्कवर किया गया, फर्स्ट बाइनरी सैटेलाइट एवर डिस्कवर्ड। तो 2021 में ये लूसी मिशन लॉन्च हुआ था, फर्स्ट स्पेस मिशन था जो कि जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड को स्टडी करेगा। स्टडी करने के लिए क्या स्टडी करेगा, तो जुपिटर का जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड है उसके बारे में, पर एक और एस्ट्रॉइड जिसका नाम है दिनकिनेश, तो उसकी सैटेलाइट भी इसने हाल ही में ऑब्जर्व करी है, सो दैट्स वाई इट वाज इन न्यूज़। ट्रोजन क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ स्मॉल बॉडीज़ जो सोलर सिस्टम बनते हुए कुछ रेमिनेंट्स बच गए थे, कुछ अवशेष बच गए थे, ऑर्बिट द सन इन टू स्वार्म अलॉन्ग द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट आ जाती है जो हाल ही में लॉन्च हुई है February 17 को 2024, जिसका नाम है INS 3DS। INS 3DS की पहले तो फुल फॉर्म देख लो। INS सेट का मतलब है INSAT 3DS, INS 3DS भी जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। काफ़ी सारी मल्टीपर्पज़ हैं इसके। क्या क्या पर्पज़ हैं, तो एक डिज़ास्टर वार्निंग को इम्प्रूव करना, कि डिज़ास्टर इससे पहले आए हम पहले ही वार्निंग दे दें, एक पर्पस तो ये रहेगा। दूसरा जो वेदर फॉरकास्टिंग है, आपको पता है ना, बोला होता है कि बारिश होगी और सूर्य देवता आ जाते हैं, तो वेदर फॉरकास्टिंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ अगेन द मेजर पर्पस ऑफ दिस INSAT 3DS। एक है लैंड सरफेस ऑफ अर्थ को स्टडी करना, ओशन वाटर्स को स्टडी करना, ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं ओवरऑल जो फोरकास्टिंग है, यानी कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको हेल्प करना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ताकि मोर एक्यूरेट हमें क्या मिल सके, मोर एक्यूरेट हमें फोरकास्टिंग मिल सके। तो ये सारे इसके पर्पज़ आ जाते हैं, दैट इज़ द वन थिंग। एंड INSAT 3DS की बात करें तो और क्या चीज़ें देगा, टेली कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मीटियोलॉजी, सर्च एंड रेस्क्यू नीड ऑफ द इंडिया। ये INSAT जो है ये काफ़ी बड़ा डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर बात करें, किस किस की कोलैबोरेशन है, तो इसरो की और IMD की, इसरो और IMD। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि किसने इसको फंड किया है, तो ये पूरी तरह से फुली फंडेड है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से, ठीक है, फुली फंडेड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो इन्होंने इसको फुल फंड किया है, पूरी की पूरी फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने दी है। तो इससे पहले भी INSAT 3D की सैटेलाइट्स हमें देखने को मिलती हैं। एक है INSAT 3D 2013 में इसको लॉन्च किया था, एक है INSAT 3DR 2016 में इसको लॉन्च किया था, और अब आ चुका है आपका INSAT 3DS
इसको लॉन्च किया गया इन 2024। तो ये तीनों ही फंक्शनल है, ठीक है, इनसेट 3D और इनसेट 3DR भी फंक्शनल है। तो किस लिए डिज़ाइन करा है? तो लैंड को, सरफेस को स्टडी करना, ओशन वाटर को स्टडी करना, वेदर फॉरकास्टिंग, डिज़ास्टर वार्निंग, इन सभी को स्टडी करना। किस लॉन्च व्हीकल के थ्रू इसको भेजा गया? तो आपका GSLV। आई वुड से वो बेसिक टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो एक बार चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो GSLV की हम पढ़ते हैं, एक तो इसमें सॉलिड, लिक्विड और साथ में लगा होता है क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। ये सारी मैंने आपको डिटेलिंग करवाई हुई है वहाँ पे। तो GSLV का जो वेरिएंट है F14, उसके थ्रू इसको लॉन्च करा गया। कहाँ पे रखा गया है? तो GTO, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, विच इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 35786 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी में करी हैं। यहाँ पे एक और ऑर्बिट होती है जिसका नाम है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, पर हमने किस में रखा है इसको? तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनसेट 3DS मिशन लॉन्च फ्रॉम द, कहाँ से लॉन्चिंग हुई है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि लोकेटेड है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इस मिशन के बारे में हमने देख लिया। तो जितने भी एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करना, मेट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के वो रहते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें करना, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर को भी स्टडी करेगा। और कहाँ पे डाटा कलेक्शन होगी? तो DCPS के अंदर, यानी कि डाटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म्स के अंदर। तो डाटा कलेक्ट करेगा और डाटा को डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, डिसैमिनेट भी करेगा। सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि 2024 में आपको बार बार सुनने को मिलेगा, वो है आपका नीसार। नीसार के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, जो कि आपको ना सिर्फ प्रीलिम्स में हेल्प करेगा बट मेंस में भी हेल्प करेगा। दिस इज़ नीसार। 2 बॉडीज़ हैं यहाँ पे, एक है आपकी नासा और दूसरा है आपका इसरो, ठीक है। लॉन्च कहाँ से होगा? तो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से ये करा जाएगा। श्रीहरिकोटा 2024 में इसकी लॉन्चिंग बोली गई है। अभी Feb 2024 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये कभी भी लॉन्च हो सकता है इन 2024। कहाँ पे ये प्लेस करा जाएगा? तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। इसके अंदर एक ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी के अंदर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, और वो क्या क्या हैं? एक तो आ जाएगा स्पेस क्राफ्ट, एक आएगा स्पेस क्राफ्ट, और दूसरी जो चीज़ आएगी वो है आइरिस। आइरिस का मतलब है इंटीग्रेटेड रेडार इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर। इंटीग्रेटेड रेडार क्यों बोला? क्योंकि नासा ने भी अपना एक रेडार दिया हुआ है और एक इसरो ने भी अपना रेडार दिया हुआ है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या चीज़ें नासा देगा, क्या क्या चीज़ें इसरो देगा। नासा की अगर बात करें तो नासा से हमें मिलेगा L बैंड रेडार। L बैंड रेडार का मतलब है लॉन्ग बैंड रेडार, ठीक है। जो भी रेडार सिग्नलिंग का काम रहेगा वो इसका रहेगा। पर ये लॉन्ग बैंड रेडार कभी भी अकेले काम नहीं करता, तो इसके लिए रिक्वायर्ड होगा एक और, दैट इज़ S बैंड रेडार। एस बैंड रेडार कौन दे रहा है? वो इसरो दे रहा है। इसके अलावा नासा की बात कर लेते हैं पहले। GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये कौन दे रहा है? नासा दे रहा है। इसके अलावा डाटा भी तो रिकॉर्ड करना होगा ना लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, तो ये जो हाई कैपेसिटी सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर है, ये कौन दे रहा है? ये दे रहा है आपका नासा, जो कि डाटा वगैरह को स्टोर करेगा। एक पेलोड भी दे रहा है, पेलोड डाटा सिस्टम, यानी कि एडिशनल पेलोड डाटा सिस्टम भी कौन दे रहा है? हमारा नासा दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद फोकस करेंगे इसरो के ऊपर। तो इसरो क्या क्या दे रहा है? एक तो एस बैंड रेडार दे रहा है, और साथ में जो लॉन्च व्हीकल होगा वो इसरो का ही होगा, GSLV लॉन्च सिस्टम। और साथ में अभी देखा स्पेस क्राफ्ट कौन दे रहा है, तो स्पेस क्राफ्ट कौन देगा? इसरो ही देगा। तो ये 3 चीज़ें इसरो दे रहा है और 4 चीज़ें यहाँ पे नासा देगा, ठीक है। और बन गया नीसार। N फॉर नासा, I फॉर इसरो, S फॉर सिंथेटिक, A फॉर अपर्चर, R फॉर रेडार। क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस रहेंगी? तो बहुत सारी हैं। क्रायोस्फीयर ट्रैकिंग, जब भी ये शब्द आता है ना साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ के साथ क्राय, तो इसका मतलब रोना धोना नहीं होता। इसका मतलब होता है हम लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, या फिर स्पेसिफिकली बोलूँ तो आइस की बात कर रहे होते हैं। तो परमाफ्रॉस्ट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, परमाफ्रॉस्ट, परमानेंट फ्रॉस्टिंग, यानी कि ऊपर क्या होगा? सॉइल होगी, उसके नीचे आपको एक लेयर मिलेगी जहाँ पे पूरी आइसिंग हो रखी होगी। तो जितने भी आपके पोलर रीजन्स हैं, अंटार्कटिका और आर्कटिक वाला रीजन, वहाँ पे आपको परमाफ्रॉस्ट वाले लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं टू मेजर द चेंजेस इन परमाफ्रॉस्ट। इसके अलावा आपको पता है हमारे ग्लेशियर कितनी जल्दी मेल्ट कर रहे हैं, उन सभी को स्टडी करना, आइस शीट्स को स्टडी करना, और ओशन का लेवल अल्टीमेटली इंक्रीज कर रहा है, उसको स्टडी करना। दैट इज़ द वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ हमारा निसार। दूसरा आता है इकोसिस्टम एंड रिसोर्स ट्रैकिंग। तो टू एनेबल द मेजरमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड लैंड यूज चेंज, टू एड इन ऑयल, गैस एंड अंडरग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन,
इन सभी को स्टडी करना, साथ में सॉइल के मॉइस्चर के बारे में स्टडी करना, और जो आपका कोस्टल इकोसिस्टम है उसको स्टडी करना, सॉइल मॉइस्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, इन सभी चीज़ों को स्टडी करना। फिर आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, लोकेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक, इनको स्टडी करना, एंड डिज़ास्टर हुआ है किसी रीजन में उसको स्टडी करना, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना, और साथ में जो ऑयल स्पिल्स हो जाती हैं, कई बार बड़े बड़े शिप्स जब ऑयल के टैंकर्स को लेके जा रहे होते हैं वाया ओशन रूट, तो कई बार आपने देखा होता है लॉन्ग वेव्स आती हैं, वो टैंक्स गिर जाते हैं पानी के अंदर। तो जब पानी के अंदर गिरते हैं तो वाटर के ऊपर क्या हो जाती है, ऑयल स्पिलिंग हो जाती है, तो उसको ट्रैक करना, दैट इज़ ऑल आर द फंक्शनिंग ऑफ दिस मिशन, निसार मिशन। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना जीएसएलवी के बारे में। जीएसएलवी को अभी हाल ही में नॉटी बॉय करके आपने सुना होगा एक टर्म, नॉटी बॉय, क्योंकि इसके काफ़ी सारे फेलियर्स देखने को मिले हैं इन पास्ट, ज़्यादा नहीं मिले हैं। क्यों मिले हैं? बिकॉज ऑफ द क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन की क्या दिक्कत आती है, हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इन दोनों को कन्वर्ट करना होता है लिक्विड की फॉर्म में, और फिर लिक्विड में कन्वर्ट करके इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो इस वजह से इसको हमने नॉटी बॉय बोला। जो नॉटी बॉय था पहले, अब मैच्योर हो चुका है, क्योंकि अब हमने देखा चंद्रयान वगैरह भी हमने इसी के थ्रू लॉन्च करे, तो वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। जीएसएलवी के थ्रू ही करा ना चंद्रयान 3 मिशन भी। तो इस वजह से ये नॉटी बॉय करके एक टर्म यूज़ में थी। तो किस लॉन्च व्हीकल को नॉटी बॉय बोला जाता है, वो है आपका जीएसएलवी। एक और टर्म आ सकती है वर्क हॉर्स, किसको बोला जाता है, तो वो है आपका पीएसएलवी। ठीक है, तो ये बेसिक सी टर्म्स थी, इनको ध्यान में रख लेना। नाउ लूसी मिशन, ये नासा ने 2021 में भेजा था, अभी न्यूज़ में था। क्यों था? क्योंकि जो एस्ट्रॉयड दिन की नेश है, जिसकी सैटेलाइट इसने ऑब्जर्व करी है, और सैटेलाइट का नाम रखा है सेलाम। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। लूसी को क्यों लॉन्च करा गया था? तो ये फर्स्ट स्पेस मिशन था जो जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉयड को स्टडी करेगा। और ट्रोजन क्या होता है? तो स्मॉल ग्रुप ऑफ स्मॉल बॉडीज़ होती हैं जो कि सोलर सिस्टम जब बना था तो उसके रेमिनेंट्स बच गए थे, उनको स्टडी करना। और इसके अलावा जो ट्रोजन एस्ट्रॉयड है, ये कहाँ पे बने होते हैं? तो जो भी आपके गैशियस प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स हैं, जोवियन प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आदित्य L1, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो हमने क्या किया है हाल में, ये अगर आपका सन है, यहाँ पे आपका अर्थ है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है इन दोनों के बीच में जिसका नाम है L1। अराउंड जितना अर्थ से लेके सन के बीच में डिस्टेंस है, उतना ही अर्थ से लेके L1 पॉइंट का 1% डिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो L1 के ऊपर हमने किसको प्लेस किया? आदित्य L1, लैग्रेंज 1। तो ये मिलियन ऑफ किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। आदित्य L1 को हमने ऐसे पॉइंट पे प्लेस करा है जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है फ्रॉम द सन एंड अर्थ वो बराबर है, तो हेंस यहाँ पे फ्यूल की कंजप्शन बहुत कम होगी। दूसरी बात, जो आपका एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स, ल्यूनार एक्लिप्स, उससे ये फ्री है जगह। तो मतलब हमें पूरे जब तक आदित्य L1 की लाइफ टाइम है, ये हमें हर दिन डाटा कलेक्ट करके देगा। तो सन के कौन कौन से हिस्से ये पड़ेगा? तो एक आता है क्रोमोस्फेयर वाला रीजन पड़ेगा, और साथ में आता है कोरोना रेडिएशन वाला एरिया। ठीक है, कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स, ये सभी चीज़ें स्टडी करेगा आदित्य L1। सितंबर 18, 2023 को ये लॉन्च करा गया मिशन। ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पे हमने रखा। और क्या क्या L पोजीशंस हैं? तो L1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। हमने कहाँ पे रखा है? L1 के ऊपर। एक आपने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में सुना होगा, नासा ने इसको लॉन्च किया था आफ्टर हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो इसको कहाँ पे रखा हुआ है? ये L2 पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना साथ में। पर आदित्य L1 कौन सी पोजीशन पे है? तो L1 पे है। तो 110 डेज़ की ट्रैजेक्टरी इसने अटेन करी थी। इसके अंदर अब क्या क्या पेलोड्स लगे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो स्टेप्स लगा हुआ है, दूसरा एस्पेक्ट्स लगा हुआ है, सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, क्योंकि ऊपर एनर्जीज बहुत ज़्यादा होंगी, आइंस बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये सुप्रा थर्मल एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है जिसको स्टेप्स बोलते हैं। ये पार्ट है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का, जिसको एस्पेक्ट्स बोला। ये पेलोड आपको कहाँ पे मिलेंगे? आदित्य L1 के अंदर मिलेंगे। तो दे हैव स्टार्टेड द कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक डेटा। और ये जो स्टेप्स है, इसके अंदर 6 सेंसर लगे हुए हैं। हर एक सेंसर डिफरेंट डायरेक्शन में डाटा रिकॉर्ड कर रहा है, सुप्रा थर्मल और एनर्जेटिक आइंस को रिकॉर्ड कर रहा है। जो डाटा कलेक्ट होगा ड्यूरिंग अर्थ ऑर्बिट, इट विल हेल्प द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिस्ट कि कैसे ये सोलर फ्लेयर्स इम्पैक्ट करती हैं रेडियो सिग्नल्स को। तो उन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा ये स्टेप्स, जो कि आदित्य L1 के अंदर डिप्लॉयड है। कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज़ हुआ? तो PSLV C57। ये देखो यहाँ पे 57 बताया ना, आदित्य L1 C57 PSLV C57 के थ्रू लॉन्च करा गया।
PSLV-C58 के थ्रू कौन सा हुआ है, तो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक्सेल है, ये इतना डिटेलिंग में नहीं करना होता। और ये क्या करेगा, कहाँ पे रखा इसने, तो L1 पॉइंट के ऊपर रखा। सक्सेसफुल मिशन है, क्या क्या चीज़ें स्टडी करेगा, तो क्रोमोस्फेयर और कोरोना डायनामिक्स, और इसके बाद कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर फ्लेयर्स जो भी होती हैं उनको स्टडी करना, जो भी इन सीटू पार्टिकल्स हैं यानी कि सन के पार्टिकल हैं उनको ऑब्जर्व करना, उनका क्या इम्पैक्ट है अर्थ के ऊपर, वो सारी चीज़ें स्टडी करना, और हमारे जो रेडियो सिग्नल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज सोलर फ्लेयर्स, उनको कैसे बचाया जा सकता है, तो उनको स्टडी करना। आदित्य L1 के अंदर 7 पेलोड लगे हैं, जिसमें 2 तो स्पेक्ट्रोमीटर हैं, 2 क्या हैं, स्पेक्ट्रोमीटर हैं, रिमोट सेंसिंग है इन नेचर, और 3 इन सीटू डिवाइसेस लगे हुए हैं, ठीक है। 3 इन सीटू हैं, देख लो वन बाय वन। तो एक तो विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ लगा हुआ है VELC, एक सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप लगा है जिसको सूट बोला, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, तो ये 2 स्पेक्ट्रोमीटर हैं। इन सीटू पेलोड्स की बात करें तो आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स लगा हुआ है, साथ में पापा यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य ये लगा हुआ है। तो इन सीटू पेलोड्स हैं ये। एडवांस ट्रायल एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, ये आपके सारे पेलोड्स कहाँ पे मिलते हैं, तो आदित्य L1 के अंदर मिलते हैं। इसके बाद CE-20, CE का मतलब है क्रायोजेनिक, E का मतलब है इंजन। CE-20 की सक्सेसफुल टेस्टिंग करी गई है। अब बोला गया है जो हमारा मिशन गगनयान है जिसमें हम GSLV को यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम इस CE-20 वाले वर्जन को यूज़ करेंगे क्रायोजेनिक इंजन के। तो ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं, तो क्रायोजेनिक इंजन देखो आपका जो व्हीकल होता है लॉन्च व्हीकल, वो कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह से। ये साइड में सॉलिड स्ट्रैप्स लगी होती हैं, बीच में लिक्विड कोर होता है यानी कि यहाँ पे लिक्विड फ्यूल स्टोर होता है, और टॉप पे लगा होता है अपर स्टेज में क्रायोजेनिक। तो इसी के फेलियर हमें बहुत सारे मिले हैं पास्ट में, तो इसी वजह से अभी CE-20 का सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुका है। तो गगनयान मिशन के अंदर हम CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को ही यूज़ करेंगे। तो ये टेम्परेचर कितना टॉलरेट कर लेता है, तो यहाँ पे हमें लिक्विड स्टोर करना पड़ता है एट वेरी लो टेम्परेचर, -150 से लेके -273 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है इफ़ कंपेयर टू द सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड फ्यूल। ये मैंने आपको बेसिक टर्म्स वाली स्पेस टेक वाले लेक्चर में सब कुछ समझाया हुआ है, वहाँ से इसको देख लेना। तो फर्स्ट क्रायोजेनिक इंजन है जो कि गैस जनरेटर साइकिल को यूज़ करेगा, यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उन दोनों को गैशियस फॉर्म से कन्वर्ट करेगा इनटू लिक्विड और स्टोर करेगा एट टेम्परेचर ऑफ -150 टू -273। मैंने वहाँ पे ये भी आपको समझा दिया है ऑलरेडी कि क्यों हम गैशियस फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते और क्यों हमें इसको लिक्विड में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। अब ये जो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन होगा ये कितनी कैपेसिटी होल्ड करता है, तो 28 टन्स ऑफ फ्यूल ये कैरी करके जा सकता है। अपर स्टेज ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में इसको हम प्लेस करेंगे। इसरो के आज तक के अगर मिशन देखें तो 1975 में हमने आर्यभट्टा लॉन्च करी थी अपनी, पर यहाँ पे जो लॉन्च व्हीकल यूज़ किया था वो हमने कॉस्मोस 3M को यूज़ करा था, जो कि हमने लिया था फ्रॉम द रशिया। 1983 में हम इनसैट सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। इससे पहले हमने रोहिणी भी लॉन्च करी थी अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के थ्रू, पर वो पार्शियल सक्सेसफुल था। 1983 में हमने अपनी इनसैट सीरीज़ शुरू कर दी थी। 2008 में हमने चंद्रयान 1 का दैट इज़ मिशन टू द मून ये सक्सेसफुली देखा और यहाँ पे हमें वाटर के एविडेंसेस मिले। 2014 इसके अंदर हमने मंगलयान मॉम मिशन देखा और मार्स के अंदर हम पहुँचे फॉर द फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री बन जाता है जो फर्स्ट अटैम्प्ट में मंगलयान यानी कि मार्स के ऊपर पहुँच गया। 2017 में हमने PSLV के थ्रू 104 सैटेलाइट्स डिप्लॉय करी थी ऑर्बिट्स के अंदर। तो एक ही मिशन में हमने 104 सैटेलाइट कैरी करी थी। यहाँ पे इंडिया के सैटेलाइट के साथ साथ हमने कुछ अब्रॉड की सैटेलाइट भी लॉन्च करी थी। चंद्रयान 2 ये ऑल्दो इसकी जो सक्सेसफुल लैंडिंग थी वो नहीं हो पाई थी, बट एनीवेज हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से भी स्टडी करने को मिली। 2019 में इसको डिप्लॉय करा था। 2023 अभी चंद्रयान 3 काफ़ी सक्सेसफुल देखने को मिला है। लैंडर और रोवर विक्रम और जो आपका प्रज्ञान है वो सक्सेसफुली लैंड हो चुके हैं। 2023 में ही हमने आदित्य L1 भी करा जो कि सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। 2024 के अभी बहुत सारे मिशंस रहते हैं। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट के बारे में भी आप बता सकते हो। इंडिया सेकंड कंट्री बन गया है टू लॉन्च द सैटेलाइट लाइक एक्सपोसैट, ठीक है, आफ्टर नासा। फिर नासा
इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये वाली सैटेलाइट हम करेंगे जो कि 12 दिन तक पूरे ग्लोब को स्टडी करेगा। 2024 में स्पेसएक्स, ये ट्विन स्पेसक्राफ्ट मिशन है, यानी कि एक स्पेसक्राफ्ट के साथ दूसरा स्पेसक्राफ्ट लिंक में होगा। 2024 मंगलयान 2 को लॉन्च करेंगे, इंडिया का सेकेंड इंटरप्लैनेटरी मिशन रहेगा। 2024 इसी में हम गगनयान के बारे में स्टडी करेंगे। तो गगनयान आपका 2 स्टेजेस में है, 2 स्टेजेस इसकी अनमैन्ड है, मतलब यहाँ पे कोई भी मैंड यानी कि ह्यूमन बीइंग नहीं जाएंगे, नो ह्यूमन बीइंग्स, और एक जो होगा वो मैंड रहेगा, थर्ड वाली स्टेज। तो हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट के नाम आ चुके हैं जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जा रहे हैं। सो गगनयान इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है। 2031 में देखें तो शुक्रयान 1 को डिसाइड किया गया है, यानी कि वेनस को एक्सप्लोर करना है। अब एक चीज़ न्यूज़ में आती है स्लिम, ये जाक्सा का है। तो अब देखो चाइना जाया है, ठीक है, यूएस जाया है, इंडिया जाया है, रशिया जाया है मून के सरफेस के ऊपर, तो अब जापान ने बोला मैं भी जाऊंगा। तो मून के मिशन के लिए लॉन्च करा स्लिम, यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो जापान की एजेंसी ने ये लॉन्च करा इन ऑर्डर टू स्टडी द मून और बन गई 5th कंट्री टू रीच द ल्यूनार स्पेस। बाकी कौन कौन है, तो इंडिया, यूएस, रशिया एंड चाइना। स्लिम के बारे में अगर देखें तो पिन पॉइंट टेक्नोलॉजी है फॉर लैंडिंग, ये टेक्नोलॉजी एनेबल करेगी लैंडिंग विद इन 100 मीटर ऑफ टारगेट, और मून स्पिनर इसके ऊपर, मून स्नाइपर इसको बोला गया है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टडी द मून एंड प्लैनेट यूजिंग लाइटर एक्सप्लोरेशन सिस्टम। एजेंसी कौन सी है, तो जापानीज एरोस्पेस एजेंसी है, यानी कि जापान की है, थोड़ा सा याद रख लेना। अब इसका तो नाम में ही क्वेश्चन है, ये जो C/2022 E3 है या फिर इसको ZTF भी बोलते हैं, ये है क्या चीज़, तो इट इज़ अ कॉमेट। कॉमेट क्या होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स मिलेंगे, आइस के पार्टिकल्स, आइस होना ही चाहिए तो उसको हम कॉमेट बोलते हैं, और साथ में कुछ रॉकी पार्टिकल्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मिलके बनाती है कॉमेट। तो रिसेंटली एक डिस्कवर हुआ कॉमेट जिसका नाम है C/2022 E3 ZTF, पैलोमर ऑब्जर्वेटरी है यूएसए की, उसने इसको डिस्कवर किया है। तो ये कॉमेट फॉर द फर्स्ट टाइम दिखा है 50,000 ईयर्स में। एंड जो कॉमेट होते हैं वो आपके फ्रोजन लेफ्ट ओवर्स होते हैं फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम बना था 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो डस्ट होता है, रॉक होता है और आइस के पार्टिकल्स होते हैं। जब ये कॉमेट ऑर्बिट करता है इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सन, तो ये जो आइस वाले पार्टिकल होते हैं इसके गायब हो जाते हैं और डस्ट और जो गैसेस होती हैं वो स्प्यू हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। एक क्यूपियर बेल्ट में भी आपको मिलते हैं, तो आप 3-4 बेल्ट्स देखते हो। एक आती है आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट, यहाँ पे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स होता है, यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट आ जाती है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यहाँ पे आपकी क्यूपियर बेल्ट आ जाती है। एक और बेल्ट होती है जिसको बोलते हैं ऊर्ट क्लाउड, क्या बोलते हैं इसको, ऊर्ट क्लाउड। तो जितने भी कॉमेट आपके शॉर्ट पीरियड के होंगे, जो भी शॉर्ट पीरियड के आपके कॉमेट्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं आपको, क्यूपियर बेल्ट के अंदर। और जितने भी लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स मिलेंगे देखने को, वो कहाँ पे मिलेंगे, ऊर्ट क्लाउड के अंदर मिल जाते हैं। एक RR लायर स्टार्स करके न्यूज़ में थी, तो ये क्या है, तो कॉन्स्टिलेशन देखने को मिली है मिल्की वे के अंदर ही। तो मोर देन 200 डिस्टेंट वेरिएबल स्टार देखने को मिले, तो उनको नाम दे दिया गया RR लायर। लायर का मतलब है लेयर्स ऑफ स्टार्स। तो मिल्की वे के अंदर ही मिला है। मिल्की वे का जो स्टेलर हैलो है वहाँ पे स्फेरिकल क्लाउड स्टार है जो कि गैलेक्सी को सराउंड करके रख रहा है। RR लायर स्टार जो होते हैं उनकी जो ब्राइटनेस है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, और जो ब्राइटनेस है, अब देखो कोई चीज़ अगर मान लो लाइट का सोर्स है वो हमारे पास में है तो हमें ज़्यादा दिखेगा ना, वहीं पे अगर दूर होगा तो कम दिखेगा, तो ब्राइटनेस कम दिखेगी। तो ब्राइटनेस रिप्रेजेंट करती है कितनी दूरी पे प्रेजेंट है। तो गैलेक्सी क्या है, ह्यूज कलेक्शन है गैस की, डस्ट की और बिलियन ऑफ स्टार्स की और उनके सोलर सिस्टम की, जो कि सारे इकट्ठे हैं किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से। उसके अलावा गैलेक्सीज की शेप स्पाइरल भी हो सकती है, इलिप्टिकल भी हो सकती है या रेगुलर भी हो सकती है, पर जो अपने वाली गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसकी जो शेप है वो स्पाइरल मिलेगी आपको, और सुपर मैसिव ब्लैक होल भी इसके मिडल में प्रेजेंट है। गगनयान के बारे में बात कर लेते हैं। तो गगनयान की कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो मैंने बता दिया ना, 2 कैसे रहेंगे, अनमैन्ड मिशन रहेंगे यानी कि नो ह्यूमन बीइंग, और जो एक मिशन रहेगा वो मैन्ड रहेगा। इसके अलावा ये 3 स्टेजेस में हैं। जो फर्स्ट स्टेज है उसकी अगर बात करें तो सिर्फ टेक्नोलॉजी जाएगी ऊपर, ठीक है, जस्ट टू चेक आउट कि क्या क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़े। सेकेंड स्टेज में हम एक रोबोट भेज रहे हैं, उसका नाम है वयोमित्र। और तीसरी स्टेज में हम एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हैं, 4 एस्ट्रोनॉट
के नाम आ चुके हैं लिस्ट में, इंडियन एयरफोर्स से वो बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स को भेजेंगे, यानी कि ये मैंड वाली स्टेज होगी। कैसे इसकी लॉन्चिंग करी जाएगी, तो GSLV Mark 3 अभी देखा ना, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन सक्सेसफुल हो चुका है, तो वही यूज़ करा जाएगा इन द अपर स्टेज ऑफ GSLV Mark 3। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग होगी। 16 मिनट के बाद ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर पहुंच जाएगा। और इसके अंदर ना 2 चीज़ें लगी हैं। एक लगा है इसमें क्रू मॉड्यूल डबल लेयर्ड होगा, क्योंकि क्रू के अंदर हम रखेंगे ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन बींग्स यहीं पे होंगे। और क्रू मॉड्यूल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो क्रू मॉड्यूल है, एक तो इसके अंदर ह्यूमन बींग्स होंगे, इसके अंदर पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा, तो सभी चीज़ें होंगी। इसके नीचे एक और मॉड्यूल लगा हुआ है जिसको बोलेंगे सर्विस मॉड्यूल, इसको हम बोलते हैं सर्विस मॉड्यूल। अब जब क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल दोनों आपस में जुड़ेंगे, इनको कलेक्टिवली बोल देंगे ऑर्बिटल मॉड्यूल, इसको हम बोल देते हैं ऑर्बिटल मॉड्यूल। तो 16 मिनट लगेंगे इसको लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने में। तो जैसे ही ऑर्बिट मॉड्यूल हमारा लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचेगा, तो पहले तो ये मैनूवरिंग करेगा, पूरा चेकआउट करेगा। जो मैंड मिशन रहेगा वो 3 दिन का रहेगा, बाकी जो मिशन है वो 5 से 7 दिन के रहेंगे। तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर रहेगा, फिर रीओरिएंटेशन होगी, यानी कि अपनी डायरेक्शन बदलेगा, और फाइनली 5 से 7 दिन के बाद आप देखोगे डी बूस्टिंग हो जाएगी। डी बूस्टिंग का मतलब है कि जो अब सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल हैं, ये दोनों सब सेपरेट हो जाएंगे। सर्विस मॉड्यूल का क्या काम था, इसके अंदर फ्यूल वगैरह, थ्रस्ट प्रोवाइड करना, ये सारा कहाँ पे लगा हुआ है, सर्विस मॉड्यूल के अंदर लगा है। इसके बाद आप देखोगे जो क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल होंगे, ये दोनों सेपरेट कर जाएंगे, और सेपरेट करेंगे तो सर्विस मॉड्यूल इन द फॉर्म ऑफ स्पेस डेब्री रह जाएगा, और जो आपका क्रू मॉड्यूल है वो वापस से अर्थ के ऊपर आ जाएगा। एरो ब्रेकिंग करेगा, मतलब इसके पैराशूट्स ओपन हो जाएंगे, और जब पैराशूट ओपन होंगे तो ये अरेबियन सी के अंदर, यहाँ पे आप इंडिया देखते हो, ये अरेबियन कोस्ट आ जाती है इस तरफ, इधर बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पे ये पड़ेगा, और यहाँ पे नेवी इसको कलेक्ट कर लेगी, क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स होंगे। ठीक है, तो 20 मिनट के अंदर, 36 मिनट से लेकर 20 मिनट के आसपास ये कलेक्शन हो जाएगी इस क्रू मॉड्यूल की। तो इसके बाद इंडिया बन जाएगा 4th नेशन जो कि मैंड स्पेस फ्लाइट भेजेगा मून के ऊपर। यूएस का ओरियन स्पेसक्राफ्ट गया था, रशिया का सोयूज करके था, एंड चाइना का शैंगजाओ था, शैंगजाओ। ठीक है, ये नाम भी याद रख लेना। तो दैट इज़ द गगनयान मिशन। गगन का मतलब है स्काई, एंड यान का मतलब है व्हीकल। कहाँ से लिया गया है, तो संस्कृत वर्ड्स हैं, दोनों ही संस्कृत वर्ड्स। ठीक है, इसरो लॉन्च करेगा, और पहले ट्रायल होंगे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को चेक करने के लिए। और क्रू मॉड्यूल इसमें हमने देख लिया, जिसके अंदर सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इन डिज़र्ट रीजन्स, वाटर एरियाज़, हिली टेरेन्स, कैसे वो सर्वाइवल करेंगे अपना, वो सारा चीज़ उनका प्रैक्टिस करवा दिया गया है। सो क्रू मॉड्यूल की रिकवरी मॉडल यहाँ पे देखने को मिलती है, दैट स्टिमुलेट द मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटर डायमेंशंस एक्सटर्नल टू द एक्चुअल क्रू मॉड्यूल टू टच डाउन। तो मैंने आपको ओवरऑल सारी चीज़ें बता दी हैं किस तरह से ये मिशन चलेगा। ठीक है, सो ये हमने स्टडी कर लिया। और इसमें आप क्या देख सकते हो, हाँ बस ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि फर्स्ट ट्रायल में टेक्नोलॉजी जाएगी सिर्फ, दूसरे में वयोमित्र जाएगा जो कि ह्यूमैनॉइड रोबोट है, और तीसरे में मैंड मिशन होगा। ठीक है, उसके अलावा गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है। तो ये सारे मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, ये डिसीजन लेंगे कलेक्टिव, और इंडिया बन जाएगा 4th कंट्री आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। यूएस का ओरियन, रशिया का सोयूज, एंड चाइना का शैंजाओ। इसरो डेवलप करेगा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। हैबिटेबल क्रू मॉड्यूल है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम उसके अंदर लगा हुआ है, यानी कि सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए उसकी रिकवरी कर दी जाएगी इन द अरेबियन सी। इसके बाद जूस मिशन, जूस को करा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो इन्होंने लॉन्च करा था यूरोप की स्पेस पोर्ट फ्रेंच गुयाना। अब देखो यूरोप आता है ना ऊपर, तो यहाँ पे यूराल माउंटेन्स आ जाती हैं, तो यूराल माउंटेन में तो कोई ईस्टर्न पार्ट है ही नहीं जहाँ से लॉन्चिंग करी जा सके, तो इस वजह से ये साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट से करते हैं। साउथ अमेरिका में आती है एक फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना में भी कौन सी लोकेशन आ जाती है, तो कोरू करके एक जगह है, वहाँ से लॉन्चिंग करते हैं ये लोग। ठीक है, क्यों करते हैं ईस्ट वाले पार्ट से, ये मैंने बेसिक वाले पार्ट में बता दिया है, यहाँ पे हम करंट अफेयर पे ही फोकस करेंगे। तो ये जूस मिशन किसने भेजा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। 8 साल तक ये ऊपर वॉयज कर रहा है अपना। और कौन सा स्पेस क्राफ्ट यूज़ हुआ है, तो अरियन 5 यूज़ हुआ है। ये स्पेस क्राफ्ट ने क्या किया, वेनस का फ्लाई बाय किया, अर्थ का फ्लाई बाय किया, और अर्थ मून सिस्टम को भी फ्लाई बाय किया।
और 2031 में ये पहुंच जाएगा अपनी लोकेशन पे, जो कि स्टडी करेगा डिफरेंट एस्ट्रॉइड बेल्ट्स, ठीक है, डिफरेंट एस्ट्रॉइड बेल्ट्स जो कि जुपिटर के अराउंड हैं। तो फर्स्ट लार्ज क्लास मिशन है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की कॉस्मिक विजन 2015 टू 2025 के प्रोग्राम के अंडर आता है। फर्स्ट टाइम यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सेंड करा है ये स्पेसक्राफ्ट बियॉन्ड द अर्थ्स बेल्ट। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन बिटवीन 23 कंट्रीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट कंपनीज़ का। जूस मिशन की अगर बात करें तो जो जुपिटर प्लैनेट है हमारा, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद आता है ना जुपिटर, जायंट प्लैनेट, गैशियस प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट। तो 3 लार्ज ओशन बेयरिंग मून्स हैं इसके, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा। गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा, इनके बारे में स्टडी करेगा। साथ में इन मून के ऊपर वेदर कंडीशन कैसी है, ग्रेविटेशनल पुल कैसा है और क्या क्या एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट है उनके बारे में स्टडी करेगा। टाइम पीरियड कितना रहेगा, तो एटलीस्ट जब 2031 में वहाँ पे पहुँच जाएगा, अभी तो ये वेनस और अर्थ के पास से निकला, तो जब ये जुपिटर के पास पहुंच जाएगा तो वहाँ पे 3 साल तक स्टडी करेगा। स्पेस क्राफ्ट का अगर साइज़ देखोगे ना, तो जितना बास्केटबॉल कोर्ट होता है 25 स्क्वायर मीटर्स का, उतना इसका साइज़ मिलेगा आपको। इट विल कलेक्ट एज मच एज एनर्जी एज पॉसिबल नियर जुपिटर, और जहाँ पे सनलाइट काफ़ी वीक मिलेगी, 25 टाइम्स कम मिलेगी। पेलोड क्या क्या है इसके अंदर, तो एक गाला है, एक माजिस है और एक यूवीएस है। गाला का मतलब है गैनीमेड लेज़र ऑल्टीमीटर, गैनीमेड लेज़र ऑल्टीमीटर। दूसरा आ जाता है माजिस, मून एंड जुपिटर इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, मून एंड जुपिटर इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। एंड एक आता है यूवीएस, यूवीएस का मतलब है यूवी इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ। तो ये सारे के सारे पेलोड किस मिशन के अंदर यूज़ हुए हैं, तो जूस मिशन, गाला, माजिस एंड यूवीएस। इसके बाद न्यू बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड, तो हमारा जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, किसने भेजा था, ये नासा ने भेजा है। कौन से पॉइंट पे है, L2 पॉइंट पे है, लैग्रेंज 2। तो इसने अभी एक नई बेल्ट देखी है एस्ट्रॉइड की, नियर स्टार फॉर्मलहॉट। ये फॉर्मलहॉट क्या चीज़ है, तो ये स्टार का नाम है, दिस इज़ द नेम ऑफ स्टार। ऑब्जर्वेशन हुई है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू। तो 2 डस्टी रिंग्स मिली हैं या बेल्ट्स मिली हैं नियर द स्टार, नेम एज फॉर्मलहॉट। तो एक ब्राइट इनर वन है, ये ब्राइट कलर का है काफ़ी, एंड नैरो इंटरमीडिएट वन। डस्ट अराउंड द स्टार कंटेन एलिमेंट जैसे कि कार्बन एंड आयरन, जो कि प्लानिटरी सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये फॉर्मलहॉट एक ब्राइटेस्ट स्टार है, सदर्न कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार मेकिंग सम पैटर्न, कोई पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। सप्तऋषि वगैरह आपने सुना होगा, तो उसी की तरह। तो पाइसिस ऑस्ट्रिनस ये एक कॉन्स्टिलेशन है, इसी का एक स्टार है, ब्राइटेस्ट स्टार, जिसका नाम है फॉर्मलहॉट। तो फिर सन की जगह यही क्यों नहीं चमकता, बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इट ऑलमोस्ट ट्वाइस द मास एंड साइज ऑफ सन, साइज से बहुत बड़ा साइज है और ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा है, और रेडिएट करता है ओवर 16 टाइम देन दैट ऑफ द सन एनर्जी। पर सन का और अर्थ का डिस्टेंस कम है इफ़ कंपेयर टू दिस फॉर्मलहॉट स्टार। सिंगल बेल्ट ऑफ डैब्रीज देखने को मिली है अराउंड द फॉर्मलहॉट, विच वॉज डिस्कवर्ड इन 1983। डस्टी बेल्ट है, डैब्रीज हैं। कहाँ से आई ये डैब्रीज, तो जब लार्ज बॉडीज़ कोलाइड हुई थी आपस में, और तब ये जाके एस्ट्रॉइड, कॉमेट और स्टार्स वगैरह बने, और इनसे बन गई एक डैब्रीज डिस्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो ये जो डिस्क होती हैं ये सेम होती हैं जैसे क्यूपियर बेल्ट वगैरह दिखती हैं, डोनट शेप की बेल्ट होती है, नेपच्यून के बाद में मिलती है, तो उसी की तरह दिखती हैं। बाकी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा का इंफ्रारेड फ्लैगशिप ऑब्जर्वेटरी है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है साथ में किस किस की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी की। जो सन और अर्थ का लैग्रेंज पॉइंट 2 है, वहाँ पे इसको प्लेस करा गया है, ठीक है। और सक्सेसर है किसका, हबल स्पेस टेलीस्कोप का। इसके बाद एक्सो प्लैनेट की बात होती है, यानी कि प्लैनेट की तरह होते हैं पर हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं। एक लंबा चौड़ा नाम मिलेगा आपको, दैट इज़ TOI 4603b, और इसको HD245134b भी बोलते हैं। पूरा याद नहीं करना है, बट येस अगर ऐसा कुछ नंबर सा मिलता है तो आपको पता होना चाहिए ये ना तो एस्ट्रॉइड है, ये ना ही कॉमेट है, ना ही स्टार है, ये क्या है, एक्सो प्लैनेट है। इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। सबसे ज़्यादा जो डेंस एक्सो प्लैनेट अभी तक देखने को मिला है तो वो एक्सो प्लैनेट आपका ये वाला है, TOI 4603b, या फिर इसको 3D245134b भी बोला जाता है। इसका जो मास है दैट इज़ 13 टाइम दैट ऑफ द जुपिटर, और कहाँ पे लोकेटेड है, तो 731 लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम द सिग्निफिकेंट F टाइप स्टार, जो एक और स्टार है। ये स्टार है, F टाइप स्टार की बात हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नासा ने ऑब्जर्व करवाया है इसको, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़। तो एक्सो प्लैनेट क्या होता है, ऐसा प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। ये सन है, इसके अराउंड हमारे सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, ठीक है, बेल्ट्स आ रही हैं, तो इसके बाहर जो प्लैनेट्स मिलते हैं उनको हम बोल देते हैं एक्सो प्लैनेट, ठीक है। दीज आर नोन एज द एक्सो प्लैनेट। तो
कॉम्पोजिशन क्या रहती है, तो रॉकी भी हो सकते हैं, गैशियस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर हमें गैशियस प्लैनेट भी मिलते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और रॉकी भी मिलते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, अर्थ, वेनस, मार्स, ठीक है। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स मैसिव भी हो सकते हैं, साइज़ काफ़ी बड़ा हो सकता है इफ़ कंपेयर टू द जाइंट जुपिटर, उससे भी बड़ा हो सकता है साइज़। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। तो इंडिया ने भी बहुत सारे जो एक्सो प्लैनेट है वो नोटिस करे हैं। तो जैसे कि एक ब्राउन डॉर्फ की बात कर लेते हैं पहले। ये जो ब्राउन डॉर्फ है ये क्या है, तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ जाइंट प्लैनेट जैसे कि जुपिटर और छोटे स्टार्स के बीच में पड़ता है, और जो इंडिया ने डिस्कवरी करी थी। तो पारस आ जाता है आपका PRL, एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई सर्च स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसको बोला गया है पारस। माउंट आबू में लोकेटेड है, राजस्थान, बाय इंटरनेशनल टीम लेड बाय द इंडियन साइंटिस्ट फ्रॉम फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। तो इन दोनों जगह से, माउंट आबू इन राजस्थान एंड अहमदाबाद, यहाँ पे लोकेट किया था। जो यहाँ पे लेबोरेटरीज़ हैं यहाँ से हमने लोकेट करे थे। और कौन कौन से एक्सो प्लैनेट इंडिया ने लोकेट करे हैं, तो K2236b 2018 में, TOI 1789b 2021 में। कोजाए मून, यानी कि उसकी अपीयरेंस मून की तरह है, आधा सा मून देखने को मिलता है, और 223 FW13 को नाम दिया गया है। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नया एस्ट्रॉइड देखा जिसको नाम दिया है क्वाजी मून। तो वो मून नहीं है, वो एस्ट्रॉइड है, पर मून की तरह दिखता है, आधा सा मून लगता है, इस वजह से क्वाजी मून उसको बोला गया। क्वाजी सैटेलाइट भी बोल सकते हैं। इसका ऑर्बिट सेम है, जितना टाइम अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट करने में लेती है उतना ही वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में टाइम ले लेता है, ठीक है। सो 100 BC इतने टाइम से ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। और ये जो क्वाजी सैटेलाइट है इसको कामो ओलेवा भी बोला जाता है, जब ये पहले 2016 में देखा गया था। जूनो मिशन, बिकॉज इसने 53rd क्लोज फ्लाई बाय करी है जुपिटर के अराउंड, नासा का था ये जूनो मिशन। तो जुपिटर के अराउंड इसने 53rd चक्कर मारा है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में आ जाता है। 2011 में इसको लॉन्च करा गया था 5 ईयर की जर्नी के साथ। इसका जो मेन पर्पस है वो जुपिटर के डेंस क्लाउड सिस्टम को स्टडी करना, कैसे ओरिजिन और इवोल्यूशन हुआ जुपिटर प्लैनेट का, सोलर सिस्टम का, और जितने भी जाइंट प्लैनेट हैं अक्रॉस द कॉस्मोस उनको स्टडी करना जूनो मिशन का मेन पर्पस रहता है। इसके बाद ये और क्या चीज़ें स्टडी करेगा, तो जो जुपिटर की फेंट रिंग्स आती हैं उनको भी स्टडी करेगा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के साथ। इन इट्स एक्सटेंडेड मिशन it continue its investigation of Jupiter through September 2025 until spacecraft अपनी लाइफ ख़त्म नहीं कर देता। तो ये सारे थे आपके किस चीज़ से रिलेटेड, तो ये थे आपके स्पेस एंड टेक के करंट अफेयर जो थ्रू आउट 2023 से लेके 2024 तक आपको न्यूज़ में मिले होंगे। आई जस्ट होप आपको ये लेक्चर पसंद आया, और अगर पसंद आया है सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।